हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बीएड का, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे बीएड का सेमेस्टर 2, ठीक है। सेमेस्टर 2 का आज हम लोग पेपर 3 पेपर का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। तो इसमें से हम लोग अभी 100 प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल में जो स्टूडेंट्स न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक सब कोई बने रहिए ताकि 100 प्रश्न अच्छे से आप लोग देख सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है जो है वस्तुनिष्ठ, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे। प्रश्न है अधिगम का अभिप्राय है, ठीक है। तो अधिगम का अभिप्राय क्या है, तो हम लोग जो आंसर है उसी को देखेंगे, ठीक है। बाकी सब नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 प्रश्न होने वाले हैं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक है। इसी चलते जो आंसर है उसी को हम लोग अभी देखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न का आंसर है सीखना। क्या है? सीखना। अधिगम का अभिप्राय क्या है? सीखना होता है, पढ़ना भी नहीं, पढ़ाना भी नहीं और अधिग्रहण भी नहीं, सीखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन की सीखना है, यह कथन है किसका, ठीक है। तो यह कथन गिलफोर्ड का है, ठीक है, गिलफोर्ड का है। नेक्स्ट है सीखने के कौन कौन से प्रकार है, ठीक है। तो सीखने के कौन कौन से प्रकार है, तो गामक, निर्देशात्मक और ज्ञानात्मक, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा क्रोनबेक, ठीक है, क्रोनबेक। नेक्स्ट जो प्रश्न है 5 नंबर वाला, व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है, किसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है, ठीक है, यह कथन। तो 5वां नंबर का जो है ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, ब्लेयर एवं जोन्स का, ठीक है। 6 नंबर वाला प्रश्न है, 6 नंबर वाला, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया है, यह कथन, ठीक है। तो यह कथन किसका है? 6 नंबर का राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा आप लोगों का वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ। 7 नंबर प्रश्न का अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है, क्या है? 7 नंबर का आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकता एवं निरंतरता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 8वां नंबर वाला जो प्रश्न है एक बार हम लोग देखेंगे अभी। अधिगम की प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। तो 8 नंबर का अगर हम लोग देखेंगे तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा थर्नडाइक ने, ठीक है। नेक्स्ट 9वां नंबर जो प्रश्न है, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है, क्या है? तो ये अभी हम लोग देखेंगे 9 नंबर वाला प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी बात को व्यवहार में लाना, ठीक है, किसी बात को व्यवहार में लाना, ठीक है, यही अधिगम का अभ्यास का नियम कहलाता है। 10 नंबर वाला जो प्रश्न है, संवेदनात्मक अधिगम द्वारा सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है? तो इसमें जो है संवेदनात्मक अधिगम जो है ये अगर हम लोग देखेंगे तो साइकिल चलाना, ठीक है, साइकिल चलाना। नेक्स्ट है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यह कथन जो है किसका है? तो 11 नंबर में जो आंसर है ये आपका हो जाएगा ए, गेस्टल, ठीक है। 12 नंबर जो प्रश्न है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यह कथन क्या है? किशोरों में अधिक होती है, बालिकाओं में विद्यमान होती है और शिक्षकों द्वारा प्रदत्त होती है और सभी प्राणियों में पाई जाती है। अधिगम जो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है ये सभी प्राणियों में लगभग पाई जाती है। 13 नंबर, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है, ठीक है। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य की प्रबलता, ठीक है, उद्देश्य की प्रबलता। नेक्स्ट जो प्रश्न है निम्नों में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है। तो
प्रेरणा, वातावरण और संवेगात्मक दशा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सीखने के वक्र सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? ठीक है, तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। कहाँ पे? सीधी रेखा में। नेक्स्ट है सहचार्यात्मक अधिगम उसे कहते हैं। तो 16 नंबर का राइट अगर हम लोग देखेंगे, छात्र अध्यापक से शिक्षण की या शिक्षण के दौरान सीखना। 17 नंबर जो है वो अभी हम लोग देखेंगे, मेंटालिटी ऑफ एपेक्स नामक जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? ठीक है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा कोहलर। ठीक है, कोहलर ने लिखा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये अभी हम लोग देखेंगे 8वें नंबर वाला, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिम्स एंड एवल बी यूर फ्रीडम एंड डाइग्निटी। ठीक है, नामक जो है पुस्तक का लेखक अभी हम लोग को देखना है। ठीक है, 8वें नंबर का आंसर जो हो जाएगा ये आपका डी होगा, सॉरी ए होगा, स्किनर ने लिखा है। ठीक है, 19 नंबर का जो प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक है तो कौन है? ठीक है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर वाला जो प्रश्न है, 20 नंबर वाला जो प्रश्न है वो अभी हम लोग देखेंगे, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किस वर्ष दिया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1880। 21 वाला प्रश्न है, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अमेरिका। ठीक है, कहाँ के थे? अमेरिका, 21 का सी। नेक्स्ट 22 नंबर जो प्रश्न है वो अभी हम लोग देखेंगे, उद्दीपन अनुक्रिया बंधन एस और बॉन्ड्स कहते हैं, क्या कहते हैं? जब क्या होता है देखिए 22 का, जब अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच बंधन बनते हैं, तो यही इसका राइट आंसर होगा ए। 22 का हो जाएगा ए। 23 नंबर जो प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाद, बंधन सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, उपरोक्त तो सभी डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति को जिस कार्य में त्रुटि हो उस कार्य को जिसमें संतुष्टि हो की अपेक्षा शीघ्रता से सीखता है, सीखने का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसको हम समझा सकते थे लेकिन बहुत लंबा होगा वीडियो, इसी चलते अभी नहीं समझाएंगे। ठीक है, नहीं तो एक एक को हम थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा देते। चलिए, इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे 24 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, सीखने के लिए पुनर्बलन होता है, सीखने के लिए पुनर्बलन होता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय तत्व। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए। ठीक है, तो 26 का अगर हम लोग जानेंगे तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, उपरोक्त तो सभी डी होगा राइट। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? ठीक है, 27 नंबर का चूहा, बिल्ली और इसका राइट आंसर होगा डी, और यहाँ पे लिखा हुआ था मुर्गी। ठीक है, तो मुर्गी नहीं है, मछली होगा। यहाँ पे क्या होगा? मछली। चूहा, बिल्ली और मछली पर प्रयोग जो है थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है गलत दे दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द साइकोलॉजी ऑफ वंस इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड 1935 नामक पुस्तक किसने लिखे? ठीक है, ये वाला प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे। तो 28 नंबर जो प्रश्न है, 27 नंबर में अभी हम लोग देखिए डी, 28 नंबर जो प्रश्न है इसमें अभी हम लोग देखेंगे, तो ये हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। 29 नंबर प्रश्न है, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत 1904 के प्रतिपादक है कौन है? ठीक है, तो 29 नंबर का हो जाएगा पावलाव। नेक्स्ट, पावलाव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किसने किया है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कुत्ता। ठीक है, इसका आंसर होगा कुत्ता। नेक्स्ट है, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया को किन संकेताक्षरों से लिखा जाता है? तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा UCS, UCR और CS और CR। पावलाव के अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के
सत्यापन के प्रयोग में कौन स्वाभाविक प्रतिचर होता है? ठीक है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा लार। ठीक है, तो लार ग्रंथि के लिए, लार जो टपक रहा था कुत्ते का, तो उसी के लिए ये जो है किया गया था। नेक्स्ट 33 में होगा अभी हम लोग देखेंगे स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार का है। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 33 का ए। पावलाव का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो इसमें हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट स्किनर ने किस सिद्धांत की आलोचना यह कहकर की कि उद्दीपक नहीं हो तो अनुक्रिया नहीं। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा संबंध प्रतिक्रिया। क्या होगा? संबंध प्रतिक्रिया। स्किनर ने क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किया, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा चूहे पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी है, किनके द्वारा लिखी गई है या लिखे गए हैं? तो यह थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा जो है लिखे गए हैं। 38 स्किनर किस देश के नागरिक थे? तो ये हो जाएगा आपका स्किनर जो है। उसके बाद है 29 नंबर वाला प्रश्न, 39 अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों को अधिगम के कौन से सिद्धांत में भी कह सकते हैं? तो 39 का हो जाएगा आपका संबंधवादी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अभी हम लोग देखेंगे अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ क्या है। 40 का आंसर हो जाएगा अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। नेक्स्ट है 41 सीखने के सिद्धांत के प्रवर्तकों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो 41 का आंसर हो जाएगा पुनर्वलन का सिद्धांत कोफ्ता। ठीक है, कोफ्ता। नेक्स्ट है स्किनर ने अपने व्यवहार की व्याख्या में 2 प्रकार के व्यवहारों की व्याख्या की है, वे है क्या? प्रतीकात्मक व्यवहार और सक्रिय अथवा क्रिया प्रसूत व्यवहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत जो है किसके प्रतिपादक थे? ठीक है, सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो स्किनर महोदय जो है इसके प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, यह मत किसका है? तो 44 का गिलफोर्ड का है। ठीक है, नेक्स्ट 45 वातावरण, थकान, प्रेरणा, सीखने की विधि, अधिगम, इच्छा, परिपक्वता आदि सीखने आदि जो है किसे प्रभावित करते हैं? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। 46 निम्नों में से कौन सा अधिगम का निजी कारक है? तो 46 देखेंगे तो ये हो जाएगा परिपक्वता, तत्परता, अभिप्रेरणा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्नों में से कौन सा अधिगम का वातावरणीय कारक नहीं है? तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आकांक्षा। निम्नों में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? 48 तो ये हो जाएगा ज्ञान से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर और विशेष से सामान्य की ओर, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 49 जो है अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है? तो 49 का अगर हम लोग देखेंगे तो उद्देश्य की प्रबलता, ये होगा इसका राइट। 50 नंबर वाला, ठीक है, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो 50 नंबर का प्रेरणा, वातावरण, संवेगात्मक दशा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है 51, ये वाला प्रश्न हो जाएगा सीखी हुई कोई क्रिया मस्तिष्क के या मस्तिष्क में अंकित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा स्मृति होगा राइट उत्तर। पुराने अनुभव के द्वारा सीखने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 52 में हो जाएगा साहचर्यात्मक अधिगम। नेक्स्ट है बालक साधारण ज्ञान, तर्क, चिंतन, कल्पना आदि के द्वारा अनेक अमूर्त बातें किस अधिगम द्वारा सीखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 का हो जाएगा प्रत्यात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान
प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। यह विचार डैश है, किसने लिखा है, किसने ये विचार जो है दिए हैं। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर अगर देखेंगे तो ए नंबर इसका राइट होगा, सोरेंस। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, सोरेनसन। नेक्स्ट जो प्रश्न है 55, स्थानांतरण के दो प्रकार है। ठीक है, तो 55 का अगर हम लोग देखेंगे तो सकारात्मक और नकारात्मक, ए बी दोनों इसका राइट होगा। ठीक है, जो व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है उसे मोटरसाइकिल चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती है, यह स्थानांतरण के कौन सा प्रकार आएगा। ठीक है, तो 56 इसमें आ जाएगा सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, 57 में अधिगम स्थानांतरण को किसने परिभाषित नहीं किया। ठीक है, इनमें से किसने नहीं किया है, तो गिलफोर्ड के द्वारा जो है नहीं किया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है, क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, किसी सीखी हुई बात के माध्यम से दूसरी बात को सीखना। ठीक है, अधिगम के स्थानांतरण का यही इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये थोड़ा लेंथ है, लंबा प्रश्न है। जब सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव या कार्य की आदत या निपुणता का प्रयोग दूसरी परिस्थितियों में किया जाता है तो वह शिक्षा का स्थानांतरण कहलाता है। यह कथन जो है किसने दिया है। ठीक है, 59 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रो, A1 क्रो, और प्रो एंड क्रो भी हम लोग बोल सकते हैं अंग्रेजी में। 60 वाला प्रश्न जो है, शिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं और किसने प्रतिपादित किए हैं। ठीक है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का समान अंशों या तत्वों का सिद्धांत थर्नडाइक, नियमित विनियम का सिद्धांत विलियम जेम्स, दो तत्वों का सिद्धांत स्पेयरमैन और सामान्यीकरण का सिद्धांत CH और क्षेत्रीय संपूर्णता का सिद्धांत कहलोर और उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो 60 का राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो 61 का तो ये हो जाएगा बोरिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, यह कथन किसका है, तो 62 का अगर हम लोग देखेंगे तो अंडरवुड होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में प्रेरणा से तात्पर्य है, क्या है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक उत्तेजना। अभिप्रेरणा मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो 64 का हो जाएगा मोटूम से। ठीक है, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया किसके प्रभाव से शुरू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे 65 का, तो ये आंसर अगर है तो आवश्यकता। 66 वृत्तियों को अभिप्रेरणा के स्वरूप में माना है, क्या माना है देखिए 66, तो इसका आंसर हो जाएगा एटकिंसन। नेक्स्ट अभिप्रेरणा की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, 68 का प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे। 68 का है प्रश्न, क्या है, प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने वाला अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होता है, यह मत है किसका। ठीक है, तो 68 जो है गिलफोर्ड का है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन पी डेसेको ने अभिप्रेरणा के उत्तरदायी कारक बताया है या बताइए है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जागरूकता, आशा, प्रोत्साहन, अनुशासनात्मक क्रियाएं और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 70, किसी कार्य को प्रारंभ करने व जारी रखने और नियमित बनाने की जो प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं, तो किसने ये बताया है, तो 70 का हो जाएगा आप लोग का सी। 70 का हो जाएगा सी, गुड। नेक्स्ट है गेट्स ने अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरकों के कितने कार्य बताए हैं, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होता है,
यह कथन किसका है? तो 72 का हो जाएगा आप लोगों का डी गिलफर्ड होगा। अभिप्रेरणा के मूल सम प्रत्यय क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट जो प्रश्न है, अभिप्रेरणा के दो प्रकार क्या क्या है? ठीक है, तो 74 का हो जाएगा आप लोगों का प्राथमिक अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। ठीक है, ए और बी दोनों उसका राइट आंसर होगा। टॉमसन ने अभिप्रेरकों को दो भागों में बांटा है। ठीक है, 75 का हो जाएगा दोनों ही। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिम। 76 नंबर प्रश्न का प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न यह कथन जो है किसका है? तो 76 अगर हम लोग देखेंगे तो स्क्रैच एवं क्रचफील्ड। ठीक है, नेक्स्ट 77 हम करके सीखते हैं किसने कहा है? 77 मैथ्स के द्वारा जो है बताया गया है। प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य यह संबंध जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती है वह होता है, क्या होता है? 78 का, तो वह होता है अनुकरण। निम्नों में से कौन प्रेरणा का स्रोत है? तो 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का उद्दीपन। नेक्स्ट 80 प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो 80 का आंसर हो जाएगा थॉमसन का। सामाजिक प्रेरक है, क्या है सामाजिक प्रेरक? तो ये प्यास, भूख, प्रेम। ठीक है, ये सब नहीं होगा, आत्मगौरव इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है जैविक प्रेरक क्या है? 82, तो ये नींद होगा। प्रेरणा का अंतिम लक्षण है लक्ष्य प्राप्ति के बाद बेचैनी का समाप्त हो जाना, बेचैनी समाप्त करने का साधन है, क्या है? ठीक है, तो 83 का हो जाएगा आपका उसके तनाव को दूर किया जाना, उसको बदल दिया जाए। ए और बी दोनों होगा राइट। नेक्स्ट प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन की। ठीक है, 85 बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? तो इसका वुडवर्थ इसका राइट आंसर होगा। 86 बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? तो ये गाल्टन का है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योजना बुद्धि है, यह कथन किसका है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 87 का हो जाएगा आपका टर्मन। 88 जो है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। वेशलर ने निम्नलिखित में से किन योग्यताओं को सम्मिलित किया है? तो 89 का हो जाएगा वातावरण को प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, तर्कपूर्ण चिंतन की योग्यता, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 90 यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बहुत बार सीटेट में आया हुआ प्रश्न है और कोई भी परीक्षा हो ये प्रश्न बहुत जो है फेवरेट है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है उस सूत्र आप लोगों को जानना पड़ेगा तभी ये निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाइएगा। इसका सूत्र है क्या है? पहले देखिए, पहले होगा इसका मानसिक आयु गुना 100 बटा शारीरिक आयु। ठीक है, ये इसका सूत्र है। ये सूत्र जानिएगा तो कभी गलत नहीं होगा। तो क्या है, मानसिक आयु कितना वर्ष है? यानी कि शारीरिक आयु 10 साल है और मानसिक आयु 13 साल के बच्चे के हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है छोटा है और बुद्धि उसका बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जो शारीरिक आयु है 10 साल है नॉर्मल। ठीक है, और उसका बुद्धि जो है 13 साल के बच्चे का जितना बुद्धि है उतना बुद्धि है, तो उसका जो है IQ बुद्धि लब्धि क्या है? ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा, जो मानसिक आयु है इसमें आपका हो जाएगा 13 गुना 100 और नीचे हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो 0 0 कट गया, बचा कितना है? 13 गुना 10, ऊपर में 10 ही बचा था, ऐसे बचा था ना, ये कट गया था, तो 13 गुना 10 130 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर इसका राइट होगा। नेक्स्ट 91 जो है देखिए, 91
अभी हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या बोले हैं। देखिए, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो यह कथन किसका है? तो 91 ये हो जाएगा आपका क्रनवेक का। ठीक है, बुद्धि के प्रकार। ठीक है, तो 92 बुद्धि के प्रकार हो जाएगा अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ज्ञामक बुद्धि, उपरोक्त सभी इसका राइट होगा। नेक्स्ट जो आंसर आप लोग देखेंगे 93 का, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु शारीरिक आयु 10 साल की है और मानसिक आयु 12 साल की है तो बुद्धिलब्धि क्या होगा? तो 93 का आप लोग को निकाल के आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए क्या आंसर होगा। ठीक है, सूत्र आप लोग को बता दिए हैं, उसी सूत्र के अनुसार होगा। किसी बुद्धि में 12 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित औसत मान 75 है एवं 10 वर्ष के बालकों का इस परीक्षा में औसत मान 75 है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगा? तो वही क्या होगा आपका? तो इसमें क्या है देखिए, जब इसका क्या है देखिए, किसी बुद्धि में 12 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित औसत मान 75 है और 10 वर्ष के बालकों का जो मान होगा तो ये कितना होगा? 12 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? 95 का हो जाएगा स्पीयरमैन। बी ने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन करने वाले हैं तो 96 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का टर्मन। ठीक है, नेक्स्ट है TAT थीमेटिक ऑपरेशन टेक्स्ट में कहानियों का विश्लेषण किस आधार पर किया गया? तो ये 97 का हो जाएगा कहानी की भाषा शैली कैसी है, कहानी का कथन क्या है, कहानी में मापन का व्यक्तित्व कैसा है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 2 प्रश्न और बचा है, 3 प्रश्न बचा है। बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा जन्मजात होती है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 2 प्रश्न और बचा है। बुद्धि के एक तथ्य सिद्धांत 1911 के प्रतिपादक है, कौन दिए है? 99 का टर्मन, बी ने स्टान, उपरोक्त सभी। अति प्रतिभावान बालकों का बुद्धि लब्धि का मान क्या है? तो ये प्रश्न भी बहुत बार आया है। ठीक है, तो 100 का हो जाएगा ये 140 से 169 के मध्य। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लग रहा है कि वीडियो थोड़ा हेल्पफुल है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।